हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका आज आपके लिए लेके आई हूँ EPS 06 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखना। ये पूरा वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होने वाला है। इसमें वो सारा कंटेंट कवर करवाने वाली हूँ जो आपके इस सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। वो सारे टॉपिक्स जो आपसे बार बार अलग अलग तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारा कवर करवाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और अपने इस सब्जेक्ट को मेरे इस वाले वीडियो के साथ अभी के अभी क्लियर कर लेना, पूरा कर लेना। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस का हमारा यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप इग्नू से रिलेटेड या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। तो आज का जो हमारा कोर्स कोड है वो है EPS 06 और जो हमारा कोर्स टाइटल है वो है पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में सरकार और राजनीति। और सेंड्रिच की तरफ से हम सभी सब्जेक्ट के गैस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको ये वाला गैस पेपर या किसी भी और सब्जेक्ट का गैस पेपर चाहिए तो बस उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमें दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है और हम जितना जल्दी हो सके आपको वो PDF प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी हम आते हैं अपने इस वीडियो के अपने पहले क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा है चीन की विदेश नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसका मतलब है कि जो चीन की विदेश नीति है उसके जो बुरी चीज़ें हैं वो आपको बतानी है। आलोचनात्मक मतलब बुरी चीज़ें, ठीक है। इसको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। अब इस वीडियो को एक बार पॉज करके इस आंसर को ढंग से पढ़ो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ के समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी बार होता है कि हमारे माइंड में नहीं होती कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स क्लिक नहीं करते, तो क्या होता है ना, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। फिर भी आपको कुछ ना समझ में आए ना पढ़ने के बाद भी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसके लिए भी कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। बाकी यहाँ पे हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है 19वीं और 20वीं शताब्दी में जापान के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उत्थान में राष्ट्रवाद की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो 19वीं सदी और 20वीं सदी का जापान था ना, उसकी सारी चीज़ें आपको, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से बतानी है। अब देखो, आपको ना टाइम टू टाइम चीज़ें ना ऐसे करके अपने साथ में लेके चलनी पड़ेंगी, ताकि आप अपने पूरे आंसर को ना जस्टिफाई कर सको, आप सारी चीज़ें अच्छे से लिख सको जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए और आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि आपको क्या कंटेंट कवर करना है, अगर आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। तो देखो, दोनों चीज़ें मैंने बता दी कि क्वेश्चन भी क्या पूछा जाएगा और उसका कंटेंट भी बता दिया। तो ये सारी चीज़ें अब पढ़ना देखो आपकी ज़िम्मेदारी है। और यहाँ पे इसी के साथ हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया है पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में मानवाधिकार परिदृश्य पर चर्चा कीजिए, ठीक है। जो एशिया है, मतलब पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया, उसमें जो देश हैं उनमें जो मानव अधिकार हैं वो किस तरीके के हैं, ये सब आपको अब अच्छे से इसके अंदर बताना है, ठीक है। यहाँ पे इस आंसर को अच्छे से देखो, ताकि ना आप कोई भी ना टॉपिक मिस ना कर दो। इसके अंदर काफ़ी बार इम्पॉर्टेंट होता है हमारा आंसर लिखने का फ़्लो, कि हम किस फ़्लो में आंसर लिख रहे हैं। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सी चीज़ को पहले लिख रहे हैं और कौन सी चीज़ों को बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को लिखना है और कोशिश करनी है कि जितना मैं कंटेंट इस वीडियो में बता रही हूँ वो सारा आप अभी के अभी पढ़ के उसको पक्का कर लो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम तक आपको वो अच्छे से याद रहे। यहाँ पे इसी के साथ हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है मलेशिया में पार्टी प्रणाली का वर्णन करें। तो जो मलेशिया में पार्टी प्रणाली है उसके बारे में आपको बताना है। अब देखो, एक वीडियो में या तो मैं आपको इतना सारा कंटेंट एक बार में दे सकती हूँ, ठीक है, ताकि बार बार आपका टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चन और आंसर्स ढूंढने में। और इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा है कि आपको समझ में आ जाएगा, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कंटेंट अब आपके पास अवेलेबल है, बस आपको उसे क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पे अब हम आते, देखो, इंडोनेशिया में विदेश नीति में हुए बदलावों के बारे में लिखिए। तो जो
इंडोनेशिया है, उसमें जो विदेश नीति है ना, उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं आपको वो लिखने हैं। सारी चीज़ों को ना इस तरीके से लिखने की कोशिश करना, ताकि आपको भी ना अपने आंसर, जब आप एक बार एग्ज़ाम लिखने के बाद उसको रीड करते होगे तो याद रहता होगा कि आपने कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखा है। तो वो चीज़ एक बार कर लिया करो, ताकि सारी चीज़ें ना अच्छे से आपके माइंड में भी सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, और पॉइंट भी क्लियर हो जाए। एक बार तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वैसे करके एग्ज़ाम लिख रहे हो, और फिर एक बार क्या किया करो ना, एग्ज़ाम जैसे आप चेक कर रहे हो वैसे उसे रीड किया करो। मतलब टिक मार्क नहीं लगाना है उसमें, ऐसा नहीं करना कि चेक कर दो उसे रेड पेन से, नहीं वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको उसको एग्ज़ामिनर की तरह पढ़ना है कि मान लो आपको अब एग्ज़ाम चेक करना है, तो मैं पढ़ूँ तो मुझे आंसर अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बस आपको इसी तरीके से अपने आंसर को एक बार रीचेक करना है, तो सारी चीज़ें आपको भी माइंड में क्लियर हो जाएंगी। और बाकी यहाँ पे हम आते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है दक्षिण चीन सागर विवाद की जांच करें। जो दक्षिण चीन है उसमें जो सागर विवाद हुआ उसकी जांच करें, ठीक है, उसके बारे में चीज़ें बताएं। यहाँ पर एक एक करके चीज़ें आपको इसी तरीके से लिखनी है, ठीक है। आंसर एकदम इसी तरीके से डिट्टो, अगर यही आंसर लिख के आओगे ना अपने एग्ज़ाम में, तो आपके कहीं से कहीं तक मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो सॉरी कहीं से कहीं तक मार्क्स नहीं कटेंगे, और बल्कि आपके और मार्क्स अच्छे ही आएंगे, ठीक है। पासिंग से तो बहुत अच्छे आएंगे अगर अभी इस वीडियो के साथ साथ अपने सारे कंटेंट को क्लियर कर लोगे ना। जितना मैंने इस वीडियो में बताया, ये सारा कंटेंट भी अगर आपने याद कर लिया तो फॉर श्योर कि आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे, पासिंग से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे। बाकी यहाँ पे आते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन में वित्तीय मिन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब देखो यहाँ पे इसको सारी चीज़ें देखो, क्वेश्चन भी मैं ढूंढ के ले आई हूँ और आंसर भी ढूंढ के ले आई हूँ। बस अब आपकी जिम्मेदारी है इसको अच्छे से पढ़ना और सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करना। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो अपने जॉब्स वगैरह में, और भी काम होते हैं, तो आप लोग इतना रिसर्च नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए मेहनत मैंने बचा दी है, बस अब आपको इसको पढ़ना है और याद करके अपने एग्ज़ाम में लिख के आना है। यहाँ पे हम आते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है उत्तर कोरिया की विदेश नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो उत्तर कोरिया है उसमें जो विदेश नीति है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब भाई देखो, जितने भी बच्चे ऐसे हैं ना जो मेरे साथ साथ इसको पढ़ते हुए चल रहे हैं, वीडियो को पॉज पर कर करके इस आंसर को पढ़ रहे हैं, और हो रहा है तो नोट्स भी बना रहे हैं, ठीक है, वो बच्चों का तो ये सब्जेक्ट एकदम क्लियर हो गया है, मेरे को मालूम है। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मेरी एडवाइस है कि ज़रूर से इसको पढ़ लो, चाहे से तो स्क्रीनशॉट ही ले लो, अभी बाद में पढ़ लेना, पर पढ़ो उसको ज़रूर से। और यहाँ पे आते हैं हम अपने 11 क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है मलेशियाई संविधान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो मलेशिया का संविधान है उसके बारे में आपको बताना है। सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताओगे, ताकि एग्ज़ामिनर जब आपका एग्ज़ाम चेक करे तो उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो देखो, आज का ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके जो 2 काम हैं वो ये है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।